नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 14 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPO-SI, बिहार पुलिस, स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है कोविड वॉरियर मेमोरियल इन भुवनेश्वर। दोस्तों भुवनेश्वर कहाँ है? यह उड़ीसा की राजधानी है। तो दोस्तों कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए महामारी से लड़ते हुए अपनी जान जिन्होंने गंवाई थी, यानी यह कोविड-19 जो कि पिछले वर्ष दिसंबर में चीन से शुरू हुआ था और यह देखते देखते पूरे महाद्वीपों में यह फैल गया। ऐसे में हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं था। ऐसे में जो हमारे यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी उसमें आएंगे डॉक्टर, आशा कर्मचारी, जितने भी हेल्थ वर्कर, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ऐसे में बहुत सारे लोग शहीद हुए, तो उन्हीं की याद के लिए कोविड योद्धा स्मारक बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में बनाया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि निर्माण विभाग के उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड योद्धा स्मारक के निर्माण के लिए निर्माण विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। उक्त स्मारक डिजाइन और संरचना को अंतिम रूप देने के लिए वे एक वास्तुकार को इसमें जोड़ेंगे और प्राधिकारी को लगाएंगे। तो इस तरह से यह बनाया जाएगा। तो यह सीधे सीधे वन लाइनर है, इन्हें ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैंड्स ओवर इंडिजिनस अर्जुन टैंक। आज ही देखो चेन्नई में उन्होंने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को और ताकतवर बनाने के लिए सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की चाबी सौंप दी है। इसी के साथ सेना में 118 उन्नत अर्जुन टैंक शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के यहाँ स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार किया गया है और इसे विकसित किया गया है। तो पूरी तरह से स्वदेश से निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जो कि भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और मजबूत बनाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी, जिसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना अध्यक्ष को सौंपा। तो DRDO ने अर्जुन टैंक की फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें। तो इस तरह से अर्जुन टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ सकेगा। अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में भी सक्षम है। इसमें स्पेशल सेंसर लगे हैं और 118 उन्नत अर्जुन टैंक खरीदने को 2012 में ही मंजूरी दी गई थी और 2014 में रक्षा खरीद समिति ने इसके लिए 6600 करोड़ रुपए भी जारी किए थे। और इस बीच सेना ने 2015 में रूस से 14,000 करोड़ रुपए में 464 मध्यम वजन के T-90 टैंक की खरीद का सौदा भी कर लिया था। तो सेना की मांग के आधार पर इसे एडवांस किए जाने के बाद अर्जुन टैंक मार्क 1A को 2020 में हरी झंडी मिली थी। अर्थक्वेक इन जापान। दोस्तों 2 दिन पहले हमारे देश में आया हुआ था। दिल्ली समेत NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब बात करते हैं जापान की। जैसा कि आपको पता है कि जापान में हर साल 1000 से अधिक भूकंप आते हैं। तो यह क्यों आते हैं, इनकी भी चर्चा करूंगा। पहले खबर हम लोग देख लेते हैं। तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो अभी पहले बात कर लेता हूं कि ये कहाँ आया हुआ है। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि हाल ही में जापान के किस द्वीप में भूकंप ने दस्तक दी।
तो जापान के पूर्वोत्तर इलाके में आए तेज भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मच गई। तो ये देख रहे हैं ना, ईपी सेंटर है अर्थक्वेक का, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र है जापान का, और ये वाला द्वीप इसका नाम क्या है, होन्शु द्वीप है। याद रखना, इसको होकैडो द्वीप कहते हैं, और ये होन्शु इधर आप क्यूशु है, और ये शिकोको द्वीप है। तो यह 4 बड़े द्वीप हैं। तो यहाँ पर मियागी और फुकुशिमा, तो यह रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 7.1 के आसपास। तो दोस्तों, इस भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव फुकुशिमा और मियागी के इलाकों में, इसीलिए देखिए अलग कर दिया है, ये मियागी है, ये फुकुशिमा, तो यहां पर आया हुआ है। इवाटे भी है इसमें जो प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, कहीं इस भूकंप के बाद सुनामी ना आ जाए। इस क्षेत्र में 2011 में भी भूकंप आने के बाद सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जो फुकुशिमा संयंत्र था, एटॉमिक संयंत्र था, वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ था, जो कि समुद्र में जाकर के मिल गया था। उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो इसीलिए जापान सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती है, हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस तरह से जापान की परमाणु एजेंसियां फुकुशिमा दाइइची परमाणु संयंत्र की जांच में जुटे हुए हैं। 2011 में आए भूकंप और सुनामी से इस परमाणु प्लांट ने रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। हालांकि भूकंप के झटकों से परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अभी तक की जो खबर आ रही है। दोस्तों, भूकंप के कारण सुनामी का भी कोई खतरा नहीं है, ऐसा वहां के विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। और भूकंप का केंद्र 60 किलोमीटर नीचे था, यानी पृथ्वी की जो जैसे ये क्रस्ट है, ऊपरी भाग क्या होता है, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल। तो ये भूकंप सबसे ज्यादा मेंटल में आते हैं, यानी 100 से यानी 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट होती है, 30 के बाद यहाँ पर या 100 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल होती है, 2900 किलोमीटर के बाद 6371 यानी 6371 किलोमीटर तक क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यह 3 होती हैं, और भूकंपीय तरंगे यहाँ पर ज़्यादा। तो यह 60 किलोमीटर पर गहराई पर यह भूकंप था। इसके झटके टोक्यो तक, यानी जापान की राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। दोस्तों, तो ये तो रही खबर। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं जापान में इतना अधिक भूकंप क्यों आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में सुना होगा। प्लेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है। अपर रिजिड पार्ट ऑफ क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी का ऊपरी कठोरतम भाग प्लेट कहलाता है। प्लेट वाज क्वाइंड बाय, यानी प्लेट शब्द को क्वाइंड किसने किया था, इस शब्द को टूजो विल्सन साहब ने किया था। याद रखना, टूजो विल्सन ने इस शब्द का आविष्कार किया था, यानी प्लेट शब्द उन्होंने दिया था टूजो विल्सन के द्वारा। फिर 1960 में टेक्टोनिक थ्योरी आई, जिसमें हैरी हेस साहब ने इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया। तो हमारे पृथ्वी पर, यानी हमारे इस कह सकते हैं पृथ्वी में मूवमेंट होता है, तो इसमें 6 से 7, एनसीईआरटी 7 कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 7 बड़ी प्लेटें और 13 छोटी प्लेटें होती हैं। तो इन प्लेटों में मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें, अपने भारत की बात करें, तो जैसे ऊपर यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट, दोनों जब टकराई थी, जब टकराती हैं तो विनाश होता है, तो उसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहा जाता है। तो इसी से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें क्या हुआ कि यह प्लेटें एक दूसरे के अंदर सबडक कर गई हैं। तो यही कारण है वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे चढ़ गई हैं, तो अब बीच में जो है इसको कहा जाता है बेनी ऑफ जोन, यानी यहां तक घुस गई है, मेंटल तक। तो यही कारण है कि हमारे देश में भी हिमालय वाला क्षेत्र जो है वह भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसी तरह से हम जापान के संदर्भ में अगर बात करें, तो इधर आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट है, यह जापान के इस तरफ, और यह ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, होकाइडो के ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और ये देख रहे हैं ना होकाइडो, होन्शु, ये सब आ रहा है, और ये देख रहे हैं ना इसमें मैप में, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और नीचे फिलीपाइन सी प्लेट है। ये छोटी प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बड़ी प्लेट है। तो ये जापान में भूकंप, तो जापान देख रहे हैं ना आर्क टाइप का है, तो इन प्लेटों का आपस में टक्कर होता है, तो ऐसे तैरती रहती है। तो यानी कह सकते हैं कि यहां पर मिलने वाली धरती सबसे
अशांत टेक्टोनिक प्लेट कहलाती है और यह प्लेटें एक दूसरे में अभिकेंद्रित, अभी अपकेंद्रित मतलब होता तो दूर जाती, ध्यान रखिएगा, अभिसारी, अभिसारी और अपसारी। तो अप में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरचनात्मक प्लेट कहा जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन यूरोपीय प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन यहां पर एक दूसरे की ओर सबडक्ट यानी अभिसरण हो रहा है, मिल रही हैं। तो ऐसे में यहां पर ये जो पैसिफिक प्लेट है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, और फिलीपींस प्लेट, यानी जो पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट के नीचे जा रही है। ये जो पैसिफिक प्लेट है ये नीचे घुस रही है और ये ऊपर उठ जा रही है, तो जापान ऐसे उथल पुथल हो जाता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जापान में हर साल छोटे बड़े मिला करके 1000 भूकंप आते हैं। और दोस्तों यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। तो इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका तक होता है। इसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू और ताइवान जैसे देश सीमा में आते हैं। तो यही कारण है कि जापान की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वह जान गया है कि हम भूकंप से नहीं बच सकते। यही कारण है कि उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 6 स्तरों पर भूकंप की मॉनिटरिंग करती है। साथ ही भूकंप के बाद सुनामी की मॉनिटरिंग भी इसी एजेंसी के जिम्मे है। और दोस्तों वहां पर इतनी ज्यादा जागरूकता है कि बच्चा बच्चा भूकंप के बारे में जानता है। भूकंप के बारे में जानकारी देने के लिए वहां पर लगातार मॉक ड्रिल होती रहती है। जैसे ही भूकंप का अलार्म बजता है तो बिना किसी हड़बड़ाहट के एक दूसरे को पीछे छोड़कर भागने के बजाय हर बच्चा अपनी डेस्क के नीचे छुप जाता है। जबकि वयस्कों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को भूकंप आने के बाद बुनियादी रूफ फॉलो करवाएं। इस मॉक ड्रिल को हर महीने जापान में किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए भूकंप के वक्त जापान हमेशा जानता है कि हमेशा आएगा तो हमेशा तैयार रहता है। फुल प्रूफ तैयारियां रहती हैं। वहां के मकान और सब जो है कह सकते हैं भूकंप रोधी बनाए जाते हैं, यह ध्यान रखेंगे। और साथ ही कार्यालय में, ऑफिसों में मजबूत हेलमेट और ग्लव्स होते हैं जिन्हें भूकंप आने पर तुरंत पहन लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अब बढ़ता हूं वेरियस इंटरनेशनल नेशनल पर्सनालिटी न्यूज। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन आकांक्षा अरोड़ा। दोस्तों यह विश्व के संयुक्त राष्ट्र महासचिव की दौड़ में आ गई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी है। इनका नाम क्या है? आकांक्षा अरोड़ा। और यह संयुक्त राष्ट्र में कार्य कर भी रही हैं, यह ध्यान रखेंगे। तो यह किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ। दिसंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों अब फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है एंटोनियो गुटेरेस ने, जिनके खिलाफ आकांक्षा अरोड़ा कॉन्टेस्ट में भाग लेंगी। दोस्तों याद रखना यह 9वें महासचिव हैं। कौन? गुटेरेस साहब। यानी 75 साल के इतिहास में कोई भी महिला इसकी महासचिव नहीं बनी है। यहीं पर देख लीजिए, पहले महासचिव ट्रिग वेली साहब थे नॉर्वे के, डैग हैमरसोल्ड स्वीडन के थे, यू थांट म्यांमार के, कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया के, जेवियर पेरिस डी कुयर पेरू के, बुतरस घाली मिस्र के, कोफी अन्नान घाना के, बान की मून दक्षिण कोरिया के। इनके खिलाफ हमारे देश के कांग्रेस के नेता हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, वह जो है शशि थरूर साहब, इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से आते हैं और फिर दोबारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए यह आकांक्षा अरोड़ा के सामने होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मारियो द्रागी स्वार इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली दोस्तों बहुत ही खूबसूरत देश है, यूरोपियन कंट्री है, हमारे देश से उससे बहुत अच्छे संबंध हैं। इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 12 फरवरी को
पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्राघी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं और किसकी जगह आएंगे तो यह ग्युसेप्पे कॉन्टे की जगह बनेंगे, और जिन्होंने कोरोना महामारी में निपटने के लिए अपनी गठबंधन सरकार से बहुमत समर्थन खोने के बाद ही हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी पर्सनालिटी है, याद रखना। अगली पर्सनालिटी है हमारे देश की, कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं रश्मि सामंत, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई हैं और पहला ऐसी भारतीय महिला है जिन्हें लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह पद मिला है। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा को बाकी 3 प्रतिभागियों को मिले कुल वोटों से भी ज्यादा वोट मिले हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। ऑल डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू बी इश्यूड वाया डिजी लॉकर ऐप। दोस्तों IRDAI, इसका फुल फॉर्म याद रखना, द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI कहते हैं, ने सभी बीमा कंपनियों को सरकार के डिजी लॉकर ऐप का प्रयोग करने के लिए डिजिटल बीमा पॉलिसियों को जारी करने की सलाह दी है। और डिजिटल लॉकर ऐप के माध्यम से नीतियों को जारी करने से ग्राहक का अनुभव बेहतर होगा, ऐसा IRDAI का कहना है। इस ऐप का उपयोग करने से नीतियों के प्रसंस्करण, इसकी प्रोसेसिंग और सेटलमेंट भी में मामले बहुत तेजी से होंगे और ऐप विवादों और धोखाधड़ी में भी कमी होगी इस ऐप के माध्यम से। दोस्तों बीमा क्षेत्र में डिजी लॉकर को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए IRDAI ने सभी बीमाकर्ताओं को अपने IT सिस्टम को मजबूत करने की सलाह दी है ताकि डिजी लॉकर सुविधा के साथ तालमेल किया जा सके। तो ये भी महत्वपूर्ण, डिजी लॉकर को अपनाने की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में डिजी लॉकर टीम MEITY के तहत की जाएगी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ध्यान रखेंगे इस मंत्रालय के तहत। अब बात करते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड यानी 2021 में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार, देख रहे हैं ना, NSERB पुरस्कार की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों से 4 युवा महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इसके तहत 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें जो महिलाएं हैं याद रखना, शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, और तीसरी हैं सोनू गांधी, चौथी है रितु गुप्ता। अगला है महत्वपूर्ण खेल समाचारों में 12वां फाजा इंटरनेशनल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स। यह भारतीय पैरा एथलीटों ने दुबई में आयोजित 12वीं फाजा इंटरनेशनल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भाला फेंक में प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। दोस्तों नवदीप ने भाला फेंक की F41 श्रेणी स्पर्धा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही टोक्यो में भी स्थान अपना, ओलंपिक होने वाला है ना, वहां भी स्थान पक्का कर लिया है। संदीप चौधरी हैं, इसी तरह से इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो और साथ साथ जो है टोक्यो पैरालंपिक में कोटा में इनको दिलाया गया। तो इस तरह से अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी क्रमशः यहाँ पर पुरुषों की 200 मीटर F64 भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह से इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 9 स्वर्ण के साथ अब तक कुल 17 पदक जीत लिए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। दोस्तों आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है स्वतंत्रता के बाद 1947 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री। उनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता था और देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। तो इस तरह से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों वर्ष 2014 में यानी 15 अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर इसकी जगह 1 जनवरी 2015
2015 से, ध्यान रखेंगे 2015 से नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इस तरह से इसकी संस्था अस्तित्व में आई। तो अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसे हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है इस मॉडल का नाम क्या है। 1951 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य ही है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस बार इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका लक्ष्य 2.1 रखा गया था दोस्तों और 3.6 की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से यह योजना सफल हुई थी। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 11% और राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी। इस योजना काल के दौरान उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई। इस क्षेत्र में 6% ही राशि खर्च की गई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि उद्योग पर ज्यादा जो है जोर डाला गया, और इस योजना का नाम है PC महालनोबिस मॉडल। दोस्तों 1956 में यह स्टार्ट हुई थी। इस योजना का लक्ष्य 4.5% की वृद्धि रखा गया था GDP, परंतु 4.1 की प्राप्ति के साथ कह सकते हैं कि भाई असफल रही। जब अपने लक्ष्य को नहीं पा सकी तो असफल ही मानी जाएगी। इस तरह से राष्ट्रीय आय में 25% का लक्ष्य रखा गया था और इस योजना में भारी उद्योगों, खनिजों को प्राथमिकता दी गई। और इस मद में देखिए ना, 6% की बजाय 24% खर्च की गई राशि। और द्वितीय प्राथमिकता संचार और यातायात को दी गई और उसमें 28% खर्च किया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई। और दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने तैयार किए गए। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है, 5th ईयर प्लान में, यह 1961 से 66 तक थी। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का 1961 में स्टार्ट हुई थी और इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया था और इस तरह से यह असफल थी, मात्र 2.8% ही रही। और इसके पीछे कारण था भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और साथ साथ दोस्तों अकाल पड़ा था, सूखा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यह असफल हो गई थी। इसीलिए योजना अवकाश लाया गया, यानी 66 एक साल का 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई और इस काल में GDP में 3.8% की वार्षिक वृद्धि हुई। तो ये रही तीसरी। और योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था? वही भारत पाक युद्ध, संघर्ष तथा सूखा के कारण उत्पन्न महंगाई थी। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। यह योजना अवकाश के कारण यह योजना देर से शुरू हुई। इसका उद्देश्य था कि स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसके साथ ही समाजवादी समाज की स्थापना को भी इसमें लक्षित किया गया था और इस योजना का लक्ष्य जो रखा गया था 5.7%, परंतु 3.3% की प्राप्ति के साथ यह भी असफल रही। और इस असफलता का एक कारण यह भी माना जाता है बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भी। क्योंकि दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश नया देश बना था, वहां से बहुत सारे शरणार्थी अपने देश में आ रहे थे। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत भी इसी योजना के तहत की गई थी। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 74 से 78 तक, एक साल पहले ही बंद कर दी गई। उस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जिसने इसे पहले ही समाप्त कर दिया था और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, आर्थिक स्थायित्व लाने की वरीयता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई थी और इस योजना में जो लक्ष्य था 5.5%
और उसको संशोधित कर 4.4% कर दिया गया। इस तरह से 4.8% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर यह योजना सफल रही थी। अब इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 85, यानी 1 अप्रैल 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना की शुरुआत जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू किए गए रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया था। बीच में गैप था ना, तो उसमें रोलिंग प्लान लाया गया था। क्योंकि 78 में खत्म हो गई थी, तो 79 में जो है रोलिंग प्लान लाया गया था 1 वर्ष का, और इसमें भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था इसका मेन जो उद्देश्य। दोस्तों, इस योजना के तहत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 5.2 वार्षिक वृद्धि रखा गया था, जिसमें 5.54 की प्राप्ति के साथ यह योजना सफल रही थी। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1985 से स्टार्ट हुई और 90 तक चली। इसमें 5% रखा गया था जीडीपी लक्ष्य, जो कि 6.02 वृद्धि दर की प्राप्ति के साथ यह योजना सफल रही थी। और इसका उद्देश्य यही था कि समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना भी इसी योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 तक चली थी। 1 अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना में मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ये भी ध्यान रखना, 5.6% वृद्धि दर रखी गई थी, जो कि 6.8% इस योजना का लक्ष्य 5.6 सोचिए रखा गया था, और 6.8 की प्राप्ति के साथ ही यह योजना सफल रही थी। दोस्तों, इसी के दौरान 1993 में 1993 में याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 को स्टार्ट हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि 6.5% जीडीपी रखा गया था, जो कि 5.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ यह योजना असफल रही थी। इस असफलता का कारण वैश्विक आर्थिक मंदी को माना जाता है। दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं 10th 5 ईयर प्लान में। यह 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुई थी। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। दोस्तों, जीडीपी 8% रखी गई थी, जिसमें 7.5% की प्राप्ति हुई। इस तरह से इसको भी असफल माना जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई थी। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, यानी सभी सेक्टर का विकास की बात की गई थी दोस्तों। और इस योजना में प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लक्ष्य बनाया गया था। साथ ही 5 करोड़ रोजगार के अवसर के सृजन को भी लक्षित किया गया था। और 75% लिटरेसी, 25% जो है वनाच्छादन करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, यह सब लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 1 अप्रैल इसकी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रखें। तो इस योजना का लक्ष्य 9% रखा गया था। इसके बाद सितंबर 2008 में घटाकर 8.2% कर दिया गया और अंत में 8% की वार्षिक वृद्धि दर दिया गया था। तो इस तरह से 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजन करने का था। प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाना, सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, यह सब इस योजना में था। और दोस्तों, 2017 के बाद
योजनाओं को समाप्त किया गया। 2015 में ही नीति आयोग आ गया था, तो यह पंचवर्षीय योजना का काल के बाद नई पंचवर्षीय योजना की घोषणा नहीं की गई। तो इस तरह से आज हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा की। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में मोनी गुप्ता, बहात यूनिस, राजकुमार यादव, निशा यादव, शुभम रुंगटा, मोहम्मद हसन, मानसी मिश्रा, प्राची, विनय चंद्रन पी, नीरज हिमता, खेतेश मंशूरिया, सौरभ चौधरी, राजेश कुमार, हितेश स्वामी, ऐश्वर्या केएस, अश्विन प्रभा, एंजिल मिश्रा, मुस्कान हारून शेख, अजय सिंह, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी आप सब लोग उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे। आज पहला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के किस शहर में कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या बालासोर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सेना को और ताकतवर बनाने के लिए सेना अध्यक्ष को किस स्थान पर युद्धक टैंक अर्जुन की चाबी सौंपी? कटक, विशाखापट्टनम, चेन्नई या मंगलौर में? नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के किस द्वीप पर भूकंप आया? होक्काइडो, होन्शो, शिकोको या क्यूशु? नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की किस महिला ने अगला महासचिव बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? भव्या लाल, आकांक्षा अरोड़ा, कमला हैरिस या कमला प्रसाद बिसेसर? नेक्स्ट है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मारियो द्राघी, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, गाउसेपे कोंटी या मारियो मोंटी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है? किसे? शोभना कपूर, भावना कंठ, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी? 4 महिलाओं को चुना गया है। नेक्स्ट है, 12वां फाजा इंटरनेशनल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रां प्री प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में, दोहा, तेहरान या मनामा में? नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 51, 52 या 53? नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल? फर्स्ट, थर्ड, 5th या 7th? इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।